Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of chapter number 1. So back exercise में हमारे पास बहुत सारे बैलेंसिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं. आपके बहुत सारे डाउट्स इनमें क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पेज नंबर तो नहीं है यहाँ पे. बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. सो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. हमेशा ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. हमें इनकरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सी गलत है, हमें बताना है. सो यहाँ पे देखो, पहले तो रिएक्शन देखो. PbO क्या होता है हमारा, दिस इज लेड ऑक्साइड. सो लेड ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ है कार्बन के साथ एंड हमें क्या मिला, लेड अलग हो गया प्लस CO2 मिला. ठीक है, ये हमारी वो दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है. अब हमें देखना है, पहला देखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस. सो यहाँ पे हमारे पास लेड ऑक्साइड था, वो क्या बन गया, लेड बन गया. बेटा अब मुझे एक बात बताओ, क्या लेड रिड्यूस हुआ है यहाँ पे. बहुत सारे बच्चों को लगेगा हाँ ये करेक्ट है, लेकिन लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है हमारा, ना कि लेड रिड्यूस हुई है. ठीक है, ये गलती होती है. क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे थे, बताओ इसमें क्या रिड्यूस हुआ है, तो हम आंसर लिख देते हैं लेड रिड्यूस हुआ है. नहीं, आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखते ना, इसका मतलब लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो कार्बन था, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बना है. मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है बच्चे. कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड. ठीक है, सो आगे है कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, बिल्कुल यही अभी हम बात कर रहे थे. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. तो लेड ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हुआ है. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो मतलब फर्स्ट दो स्टेटमेंट्स गलत थी और हमसे यही पूछा था कौन सी इनकरेक्ट है, तो A एंड B इनकरेक्ट है. सो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट AlO. मतलब पढ़ लेते हैं, ये हमारा हो गया आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और आयरन अकेला हो गया. तो पहली बात तो यहाँ पे क्या हुआ है, यही पूछा है. द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. क्या हुआ है, देखो यहाँ पे हमारा आयरन ऑक्साइड के साथ था और एल्यूमिनियम के साथ उसका रिएक्शन कराया. अब क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिए और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन खाली हो गया. ठीक है, दैट मीन्स कौन सा हुआ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. अगर हम dilute hydrochloric acid क्या होता है हमारा HCl, अगर उसका रिएक्शन कराएं बेटा किससे, आयरन के साथ, तो क्या होगा. अगेन देखो यहाँ पे अभी क्या है, इसको अगर हम इस तरीके से समझे कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ है एंड आयरन से रिएक्शन हो रहा है. अब आयरन हमारा बेटा ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली आयरन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है. सो ये जो हमारा आयरन है वो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा. मतलब ये हमारा आ जाएगा Fe एंड साथ में Cl हो जाएगा. मतलब आयरन और क्लोराइड साथ में हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे साथ में हम 2 लगा देते, तो ये हमारा बन जाएगा FeCl2 एंड हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा. विच मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, अब देखते हैं पूछा क्या है. देखो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. देख लो जरा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, यही हुआ है बच्चे. आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी है, मतलब फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट. एक बार बाकी पार्ट्स भी रीड करें ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो. क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनाया, सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, देन वी हैव नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. अगर बच्चे ये ऐसा उल्टा होता कि आपके पास FeCl2 होता और उसका अगर हम रिएक्शन कराते मान लो H2 के साथ, देन क्योंकि आयरन या इसकी जगह कुछ भी ऐसा होता, कॉपर होता जो इससे लेस रिएक्टिव है, देन इट वुड बी कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे. इसको डिस्प्लेस करने के लिए ये वाला जिससे रिएक्शन करा रहे हो वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए. सो दैट मीन्स यहाँ पे तो ये कंडीशन भी नहीं है. देन आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस. सो कुछ H2O दिख रहा है वहां पे, नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ. सो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस. द रिएक्शन इज एज फॉलोज. ये रिएक्शन होगा जो भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं.
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, कोई भी अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन है, दोनों साइड पे अगर नंबर जो भी एलिमेंट्स है उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे अगर इक्वल है तो वो हमारी बैलेंस इक्वेशन होती है। एंड बेटा क्यों करना जरूरी है, दोनों साइड पे एटम्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास पहले ना एक, अब तो सिलेबस से वो टॉपिक हट गया, पहले एक लॉ होता था, उसमें क्या बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब भी दो चीजें रिएक्ट करती है और जो प्रोडक्ट बनता है उनका मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो अगर दो चीजें रिएक्ट करें तो उनका जो मास है वो सेम रहेगा, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पे हमेशा सेम रहते थे। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल on the reactant side and on the product side is called balanced equation, and chemical reaction should be balanced because only a balanced equation tell us the relative quantities of different reactants and products involved in the reaction. So जब वो बैलेंस होती है तभी हमें एक्चुअल में उनकी रिलेटिव क्वांटिटी कितनी कितनी है वो पता चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। सो आपको क्या करना है बेटा, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पहले इसको कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशंस में, मतलब सिंबल्स में लिखना है इसको, एंड देन हमें उसको बैलेंस करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस, हमारा होता है H2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन गैस है, सो इट इज N2 टू फॉर्म एमोनिया। एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, NH3। ठीक है, अभी आगे और भी ऐसे आएंगे, जैसे बेरियम सल्फेट आ जाएगा, आयरन सल्फेट आ जाएगा। सो इसमें क्या करना है, हमें फॉर्मूलाज बनाने होते हैं। एंड आई नो कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि फॉर्मूले बनाने समझ में नहीं आ रहे। सो इससे पहले मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ हमने फॉर्मूलाज बनाना सीखा है, इनके क्या नाम होते हैं ये सब सीखा है। सो उस सेशन का लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको ये फॉर्मूलाज बनाने में दिक्कत होती है, आई कैन एश्योर यू अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख के आओगे बेटा तो आपको कभी भी फॉर्मूलाज बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये इक्वेशन तो हमने लिख लिया, अब हमें करना है इसको बैलेंस। तो चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, जब भी एक जगह 2 एक जगह 3 है तो हम उसको क्या करते हैं 6 बना देते हैं, मतलब इसके आगे मैं 3 लिख दूंगी, ये हो गया हाइड्रोजन 3 2 6, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी तो फिर से 3 2 6, यहाँ पे हो गया ना, तो हाइड्रोजन दोनों जगह 6 हो गए, बैलेंस हो गए। अब नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दिस मीन्स हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। सो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन H एंड सल्फाइड सिर्फ S होता है। सो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी 2, तो ये हो गया H2S। ठीक है, इसी तरीके से सारे फॉर्मूलेज आपको बनाने मिल जाएंगे, कैसे बनाते हैं अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू रियली डू गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलो ये हो गया, प्लस क्या बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। जब भी ऐसा दे रखा होगा, या तो आपको 2-3 चीजें दे रखी है एंड देन बोला है कि वो रिएक्शन हो रहा है, तब तो चलो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये बोला इट बर्न्स इन द एयर, दैट मीन्स वो रिएक्शन कर रहा है बच्चे O2 के साथ। ठीक है, सो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। डाइऑक्साइड का मतलब ही है 2 ऑक्साइड्स। ओके, चलो अब करना है हमें इसे बैलेंस, तो आओ बैलेंस करना देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 इसमें है प्लस 2 इसमें है, तो ये 3 हो गए। अब देखो आपको कहे हाँ मैम ने बोला है कि भाई एक जगह अगर 2 है एक जगह 3 है तो हम 6 बना देते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे ये 3 कैसे आए हैं, 1 + 2 करके आए है ना। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सबसे इजी जो रहता है, ये यहाँ पे 2 लगाओ, 2 × 2 4 बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं तो ये हो गया, इसमें 2 एटम्स ऑक्सीजन के, और यहाँ पे 2 अगेन 2 + 2 4 हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दो। अब हमेशा बच्चे जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे हमेशा एक बार दोबारा जाके चेक करोगे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी तो नंबर्स बढ़ गए। सो देखो जरा, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर कितना हो गया, 2 × 2 =
4 हो गया। दैट मीन्स इधर बढ़ गया तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 2 हो गया। अब सल्फर यहाँ 2 है, वहां पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। एंड अब वहां पे 2 लगाए, फिर से ऑक्सीजन बदल गए। ऑक्सीजन यहाँ पे अब कितने हैं, 2 2 जा 4 है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2 प्लस इधर भी 2 आ गया, 2 2 जा 4, तो 4 + 2 इधर हमारे पास 6 हो गए बेटा। अब यहाँ पे 6 हो गए, इधर 4 है, बट ये चेंज करना इजी है। अगर मैं 2 की जगह, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख दूं तो 3 2 जा 6 हो गया डायरेक्ट। इजी था ना। देखो ये मेथड का नाम ही हिट एंड ट्रायल है, इसलिए जब भी जैसे आपको लगता है नाउ इट इज फाइनली बैलेंस, तो लास्ट में हमेशा हमें एटम्स चेक करने हैं, बिकॉज जब भी हम कोई नंबर लगाते हैं तो दैट मीन्स आप इक्वेशन में कहीं ना कहीं को चेंज कर रहे हो, इसीलिए इस मेथड का नाम भी हिट एंड ट्रायल है। इसलिए जैसे पहले हमने 2 लगाया, जब कुछ चेंज हो गया हमें चेंज करके इसको 3 करना पड़ा। सो इस तरीके से अब हमें फाइनली लगता है कि हो गई ये बैलेंस। लास्ट बार फिर से चेक करेंगे। हाइड्रोजन के बेटा 2 2 4 है यहाँ पे, ओके। हाइड्रोजन के इधर 2 × 2 4 है, सल्फर के इधर 2 है, सल्फर के उधर 2 है, ऑक्सीजन के इधर 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 + 2 4, सॉरी ये हो गया 2 2 जा 4 + 2 6, सॉरी। सो यहाँ पे भी 6 हो गए। दैट मीन्स ये हमारी अब फाइनली इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। सो वी हैव Ba फॉर बेरियम, Cl फॉर क्लोराइड। अब अगेन इनकी वैलेंसी याद करो, Bl की Bl कह रही हूँ, सॉरी, Cl की हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा। Ba की 2 होती है, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये बन गया BaCl2 प्लस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम हमारा Al, सल्फेट SO4 होता है। एंड वैलेंसी की बात करें तो Al की 3, सल्फेट की 2, तो Al2SO4 3। ठीक है, आगे है टू गिव। अब थोड़ा सा इसको ना इधर कर लेते हैं ताकि बैलेंसिंग में दिक्कत ना, पहले पढ़ लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो हमें लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी 1, सो यहाँ पे 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया AlCl3 प्लस एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सो Ba बेरियम सल्फेट SO4। अब इस केस में हमारा बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो वो 1 1 हो गया बेसिकली, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन तो आ गई बेटा। कौन सी इक्वेशन है पहले तो ये बताओ। यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड के साथ था, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ था, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ आ गया और बेरियम सल्फेट के साथ आ गया, मतलब इट इज अ कंडीशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड ऑल्सो यहाँ पे प्रेसिपिटेट वर्ड आया था। प्रेसिपिटेट मतलब कि ये जो बेरियम सल्फेट बनता है हमारे पास, ये डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्यूबल है, इसलिए उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, चलो कुछ टर्म्स भी बात कर ली। अब आ जाओ बैलेंसिंग पे। इधर Ba 1 है, वहां पे Ba 1 है, बराबर है। इधर Cl2 है, इधर Cl3 है। अब देखो डायरेक्ट है ना, इधर 2 इधर 3, 6 बना सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो, बन गया। ठीक है, अब Cl के बाद Al पे चलो, तो यहाँ पे Al2 है, इधर हमारा क्या है Al2 है, मतलब बैलेंस है। अब यहाँ पे SO4 पूरा देख लो, SO4 की पावर 3 है, पावर मतलब उसके साथ 3 है, सो ये SO4 3 है, इधर SO4 को 3 बनाने के लिए आगे 3 लगाना पड़ेगा। एंड पहली बेरियम में लग गया था, तो अब फाइनली इक्वेशन बैलेंस है। तो जब हमें लगेगा इक्वेशन इज बैलेंस, तो हम एक बार चेक करेंगे। सो हियर Ba3, वहां पे भी Ba3 है, Cl2 इंटू 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे Cl 3 2 जा 6 अगेन, सो यहाँ पे इक्वल हो गए दोनों। Al2 है, इधर भी Al2 है, SO4 3 है, SO4 3 है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है। आगे चलते हैं हम। डी पार्ट है पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल क्या साइन होता है, क्या इस मेटल का क्या होता है, K होता है। सो पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर H2O, वाटर के साथ रिएक्ट करके बच्चे उसने बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH। अब पोटेशियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, दोनों की सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मतलब H2।
ठीक है, समझ में आया? ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। बैलेंसिंग देख लेते हैं। के यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, वेरी गुड। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे है बेटा, 2 यहाँ पे है, सो फिर से 3 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखो 2 और 3 डायरेक्ट नहीं है, वो 3 कहाँ से आया है? 1 + 2 करके आया। दोनों को अगर सेम बनाना है तो देखो हम क्या कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 2 प्लस इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये 4 हो गया। एंड यहाँ पे आगे 2 लगा दूंगी मैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, उधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया। सो बैलेंस हो गया। इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के बाद है बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन वील चेक इट अगेन। अब यहाँ पे हमारा पोटेशियम कितना है 1, इधर कितना है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 ऐड किया तो इधर भी तो हो गया, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। और इसी वजह से बार बार मैं आपको कहती हूँ, जब आपको लगे इक्वेशन हो गई बैलेंस तो लास्ट में जरूर चेक करना। ठीक है, चलो अगेन के हमारा 2, इधर भी के 2 है, यहाँ पे H 2 2 जा 4 है, इधर H2 + 2 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। नाउ वी कैन से इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यू हैव टू बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। फिर से आपको इन्हें बैलेंसिंग करना है, लेकिन इसमें आपको इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी इक्वेशंस ऑलरेडी बनी हुई है, हमें सिर्फ बैलेंसिंग करनी है यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो इक्वेशन देख के पता चल जाएगा थोड़ा सा अप लेवल का है ये। चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे चेक करो बच्चे हाइड्रोजन कितने हैं, इधर इस वाले में 1 हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे चेक करो हाइड्रोजन 2 हैं। इधर चलते हैं, यहाँ पे तो है नहीं, उधर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, सो इधर 3 है उधर 2 है। क्या करते हैं इस केस में, इधर 2 लगा देते हैं, उससे क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 4 हो गए। एंड अगर इधर 2 लगा देंगे तो 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, तो बैलेंस हो गए हमारे हाइड्रोजन। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब देखो आपकी चॉइस है, या तो आप खाली n देख लो, n के कितने हैं, यहाँ से n को कंपेयर कर लो, या हमारे पास एक तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे NO3 पूरा और यहाँ पे भी NO3 पूरा है, तो हम इसको एक ही मान लेते हैं कि हम यहाँ पे NO3 ही साथ में देख रहे हैं। ठीक है, सो NO3 होता क्या है हमारा नाइट्रेट। सो नाइट्रेट को साथ में देखो, इधर नाइट्रेट के कितने हैं 2 है, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है, इधर नाइट्रेट के कितने हैं बच्चे 2 है, सो यहाँ पे बैलेंस है। नेक्स्ट हमें देखना है कैल्शियम आ गया। अब इधर कैल्शियम का 1 है, इधर भी कैल्शियम का 1 है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम अगर हम वहां पे NO3 साथ लिया हमने तो ये OH साथ क्यों नहीं ले सकते। OH अगर आप साथ लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी तो OH होना चाहिए, इधर H भी है O भी है, लेकिन OH साथ नहीं है। अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता OH करके कुछ ऐसे स्क्वायर या कुछ होता तो हम यहाँ पे भी सेम ले लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे अलग से लेंगे। सो ऑक्सीजन देखो हमारे पास O कितने हैं, अगर हम यहाँ पे O काउंट करें बेटा तो उसके साथ 2 है, तो इधर 2 है, इधर चेक करो अगेन इसके साथ भी 2 है, तो हमारे दोनों जगह पे ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो 2-2 है, मतलब बैलेंस हो गया। बट पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई तो एक बार क्रॉस चेक करेंगे। सो हियर वी हैव H कितने हैं बेटा 2 इधर एंड 2 इधर 4 हो गए, उधर H कितने हैं 2 2 जा 4। उसके बाद यहाँ पे NO3 2 है, इधर भी NO3 2 है, देन यहाँ पे कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, वहां पे भी ऑक्सीजन 2 है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन हम पहले काउंट कर चुके हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स नाउ वी कैन से इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास पहले तो इसको जूम कर लेते हैं। सो we have NaOH plus H2SO4 gives out Na2SO4 plus H2O। ठीक है, तो यहाँ पे अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। इधर N कितना है 1, उधर N कितना है 2, सो यहाँ पे सिंपली वील ऐड 2, तो इधर भी Na2 हो जाएगा, उधर भी Na2। अब यहाँ पे देखो OH अगर आप साथ लेना चाहो तो उधर तो हमारे पास OH नहीं है, तो हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। अब इधर O के कितने हैं बेटा हमारे पास 2 है, सो यहाँ पे 2। अब आपके दिमाग में आ सकता है ये वाले +4 करो, सो अगेन द सेम चीज, या तो आप 2 + 4 कर लो या आप इस SO4 को पूरा ले लो। यहाँ पे भी हमारे पास SO4 है तो दोनों पूरे ले लेंगे। ठीक है, सल्फेट है वैसे भी हमारा। सो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर कितना है, उधर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों जगह इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, उधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब आगे देखो हाइड्रोजन पे आ जाओ, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 प्लस
इधर कितने हैं 2, सो 2 + 2 4 है एंड इधर हाइड्रोजन कितना है बेटा 2 × 2 4 है। ठीक है, आगे अब देखो हाइड्रोजन काउंट कर लिए SO4 इधर भी 1 है इधर भी 1 है, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। लेकिन जब भी हमें लगे इक्वेशन बैलेंस हो गए वील चेक इट वंस अगेन। सो Na इधर 2 है बच्चे, इधर भी Na 2 है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, उधर भी ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 2 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 × 2 4 है, इधर SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है। सो नाउ वी कैन से इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो अगेन लेट्स जूम दिस। So we have NaCl plus AgNO3 gives out AgCl and NaNO3. So चलो आओ बैलेंस करें इसको। We have Na, यहाँ पे Na कितना है बच्चे 1 है, इधर Na 1 है, कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। देन यहाँ पे Cl 1 है, इधर भी Cl 1 है, इधर Ag हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी Ag 1 है, यहाँ NO3 है, वहाँ भी NO3 है। तो दिस मीन्स दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बच्चे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ढूंढने बैठ जाओ कि अरे क्या है इसमें सब चीजें सेम मिल रही है। सो इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट में। BaCl2 + H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 + HCl। चलो सबसे पहले यहाँ पे Ba 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ Cl 2 है, वहाँ पे Cl 1 है, तो मतलब मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। देन वी हैव H2, यहाँ पे H2 है, वहाँ पे भी 2 अभी ऐड किया, H2 हो गया। यहाँ SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, सो दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ एक बार फिर से चेक करेंगे। Ba 1 है, इधर भी Ba 1 है, इधर Cl 2 है, वहाँ भी Cl 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें बैलेंस करना। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले जो हमने बैलेंस करी थी उसमें हमें स्टेटमेंट दिया था, हमने उसको कन्वर्ट किया केमिकल इक्वेशन में। नेक्स्ट हमें पूरी केमिकल इक्वेशन दे रखी थी, सिर्फ बैलेंसिंग करनी थी। अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे इसको पहले सिंबल्स में लिखना है एंड देन इसको बैलेंस करना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो CaOH। अब देखो जरा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पे 2 आ गया, हाइड्रोजन की 1 होती है, Ca के साथ 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट, सो CaCO3। दोनों की वैलेंसी कैल्शियम की भी कार्बोनेट की भी 2 होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाटर मतलब H2O। ठीक है बच्चे, चलो अब इक्वेशन आ गई, इसको बैलेंस करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे चेक करो, कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 2 4 है, इधर हमारे पास 3 + 1 4 है, अगेन सेम है। यहाँ हाइड्रोजन चेक करो 2 है बेटा, इधर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है। इधर C 1 है, इधर भी C 1 है, ओ हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, मतलब इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। अब यहाँ गलती कब कर सकते हो आप, जब आप इसका नेम लिख रहे थे, अगर आप इसका नेम कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिख देते देन आप भूल सकते थे कि भैया ये, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना बच्चे तो ये भूल जाओगे कि O के साथ भी 2 है, तो फिर आप काउंट करोगे, आप सोचोगे यहाँ पे ऑक्सीजन 1 + 2 3 है और उधर 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसलिए जब भी आप इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हो तो ये ब्रैकेट लगाना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज व्हेन वी से OH, जब हम कैल्शियम जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो कैल्शियम की वैलेंसी हम सिर्फ H के साथ नहीं, इस पूरे के साथ लगा रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो अब इसको हटा देते हैं। सो ये तो हमें पता चल गया ये बैलेंस इक्वेशन है, तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव जिंक प्लस सिल्वर, so we have Zn plus silver nitrate Ag। नाइट्रेट क्या होता है बेटा NO3 एंड सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, दोनों की 1 है, लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट ZnNO3। अब यहाँ पे नाइट्रेट की तो 1 होती है लेकिन जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो अगेन पूरा ब्रैकेट में लिख के देन 2 लिखेंगे, देन प्लस सिल्वर मतलब Ag आ गया। चलो अब जरा इसकी बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे जिंक हमारे पास 1 है, इधर भी जिंक 1 है, बढ़िया। यहाँ पे Ag हमारे पास 1 है, इधर भी Ag 1 है, यहाँ पे NO3 1 है, यहाँ पे NO3 2 आ गए हमारे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। अब देखो फिर से चेक करो, जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे Ag 2 है, उधर Ag 1 है, इसका मतलब इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गए। अब NO3 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इफ यू वांट एक और बार चेक कर लो भाई,
जिंक यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, Ag यहाँ पे 2, वहां पे भी 2, NO3 यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट देखो सी पार्ट एल्यूमिनियम, सो वी हैव Al प्लस कॉपर ऑक्साइड Cu क्लोराइड, सॉरी Cu एंड Cl। कॉपर की वैलेंसी हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं बेटा। सो ये आ गया कॉपर क्लोराइड एंड Cl की 1 होती है, सो CuCl2 गिव्स आउट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl क्या होगा 3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, Cl की 1 होती है, तो एल्यूमिनियम के साथ कुछ नहीं आएगा, प्लस कॉपर। सो इक्वेशन आ गई है, बैलेंस करना है। इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर भी 1 है, वेरी गुड। इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, यहाँ पे Cl2 है, इधर Cl3 है। सो इस 2 को 6 बना देंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ भी 2 3 ज़ा 6, तो ये बैलेंस हो गया। अब फिर से एक बार चेक तो करना पड़ेगा, Al इधर 1 है, इधर 2 है, तो हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब Al इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। देन कॉपर यहाँ 3 है, वहां पे सिर्फ कॉपर है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे भी कॉपर 3 हो गया, उधर भी कॉपर 3 हो गया। यहाँ पे Cl 3 2 ज़ा 6 है, इधर Cl 2 3 ज़ा 6 है। सो नाउ वी कैन से इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। वंस अगेन वील चेक, Al 2 है, यहाँ पे भी Al 2 है, वेरी गुड। यहाँ पे कॉपर 3 है, उधर भी कॉपर 3 है, इधर Cl 6 है, इधर भी Cl 6 है। वी कैन फाइनली से इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बेरियम क्लोराइड। सो वी हैव Ba क्लोराइड Cl, बेरियम की बेटा 2 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, सो वील राइट BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट के लिए पोटेशियम सल्फेट इज SO4। सल्फेट की क्या होती है बेटा 2 होती है, एंड पोटेशियम की क्या होती है, पोटेशियम की 1 होती है, सो वील राइट K2SO4। देन इट गिव्स आउट बेरियम सल्फेट, सो BaSO4 दोनों की वैलेंसी 2 होती है बेटा, प्लस पोटेशियम क्लोराइड, सो ये भी लिख देते हैं पोटेशियम क्लोराइड, सो दोनों की वैलेंसी 1 है, तो ये आ गया KCl, ठीक है। चलो अब हमने इक्वेशन तो लिख ली, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा। सो Ba यहाँ पे 1 है, उधर भी 1 है, यहाँ पे Cl2 है, वहां पे Cl सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो Cl उधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, इधर भी 2 है, इधर SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है। एक और बार चेक करना है, कर लेते हैं। Ba इधर 1 है बच्चे, इधर भी 1 है, Cl2 यहाँ पे भी Cl2 हो गया, इधर K2 है, यहाँ पे भी K2 हो गया, SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है। सो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question, again we have balancing. Write the balanced chemical equation for the following and identify the टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो इसको बैलेंस, तो हमें पहली बात तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, सिंबल्स फॉर्म में लिखेंगे, देन हम उसको बैलेंस करेंगे, एंड देन हमें ये भी बताना है कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट पोटेशियम ब्रोमाइड, सो वी हैव पोटेशियम इज K, ब्रोमाइड इज Br, दोनों की वैलेंसी क्या होती है बच्चे 1 होती है, पोटेशियम की भी ब्रोमाइड की भी। सो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में मेंशन कर देंगे एक्वस सॉल्यूशन प्लस बेरियम आयोडाइड, सो Ba, बेरियम और ये ब्रोमाइड में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो बेरियम इज Ba, आयोडाइड I, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, आयोडाइड की वैलेंसी 1 होती है, मतलब BaI2 हो जाएगा, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है। अगेन इन ब्रैकेट वील राइट Aq एंड देन वी हैव पोटेशियम आयोडाइड, सो पोटेशियम इज K, आयोडाइड इज I, दोनों की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, दोनों की ही वैलेंसी 1 होती है, तो ये आ गया Ki प्लस, अच्छा इसमें वो भी लिख दो, दिस इज अगेन एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड, सो बेरियम Ba एंड ब्रोमाइड इज Br, बट बेटा बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, Br की 1 होती है, सो ये हो गया बेरियम Br2। अब इसको ऊपर रख लेते हैं। अच्छा यहीं पे चलो पहले ऑल्सो वहाँ मेंशन कराते हैं, ये हमारा थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं ऐसे, ये हमारा कैसा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, सो इसके आगे लिख देंगे S। चलो जी अब आ जाओ इधर, बैलेंसिंग करने से पहले ये भी बताना टाइप कौन सा है। तो देखो यहाँ पे क्या था, K पहले Br के साथ था और बेरियम हमारा I के साथ था। जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ
Ki के साथ आ गया और बेरियम ब्रोमाइड के साथ आ गया, मतलब अपने पार्टनर्स चेंज कर लिए। अब जब पार्टनर्स चेंज करें तो मतलब यहाँ पे हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन के एक पार्ट में हमें ये भी बताना था कौन सा टाइप का है ये। सो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। सो देखो यहाँ पे बेटा K1 है, इधर भी K1 है, इधर वी हैव Br2, वहां पे भी, अच्छा यहाँ पे Br1 है, उधर Br2 है, तो मतलब इसको 2 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 लिख देंगे। सो इधर भी Br2 हो गया। अब यहाँ पे Ba1 है, उधर भी Ba1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I1 है, सो 2 लगा देंगे। सो यहाँ पे भी I2 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इधर K2 हो गया, वहां भी K2 हो गया, इधर Br हमारे पास 2 है, उधर भी Br2 है, यहाँ पे Ba1 है, इधर भी Ba1 है, यहाँ पे I2 है, इधर भी I2 हो गया। सो नाउ इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव जिंक कार्बोनेट। सो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हो गया। जिंक और कार्बोनेट दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो किसी की वैलेंसी रह जाएगी। गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड ZnO, बिकॉज जिंक और ऑक्साइड दोनों की वैलेंसी 2 है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हुआ है, एक चीज है एंड देन वो 2 में डिवाइड हो गई। तो जब एक चीज हमारी 2 में डिवाइड होती है तो क्या होता है, याद करो, A है डिवाइड हो गया B प्लस C में। सो यहाँ पे क्या हुआ है, डीकम्पोजिशन हुआ है। सो रिएक्शन का नाम लिख देंगे डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब आ जाओ जरा इसको बैलेंस करना देख लेते हैं। सो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। इधर जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर हमारे पास कार्बन 1 है, उधर भी कार्बन 1 है, इधर हमारे पास O कितना है, 3 है, इधर 1 + 2 3 है। सो दैट मीन्स अगेन इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। इसमें कुछ नहीं करना हमें। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। सो हाइड्रोजन बोले तो H2 गैस की बात हो रही है, प्लस Cl2 अगेन क्योंकि गैस है, गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सो यहाँ पे अगेन देखो बेटा, 2 चीजें मिलके एक बनी है, मतलब A + B 2 मिलके एक बना है। इसमें क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंसिंग कितनी इजी है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहां पे 1 है, 2 लगा दो, इधर Cl2 है, उधर भी Cl2 हो गया बैलेंस। चलो लास्ट पार्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम बच्चे Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है, HCl होता है, गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड। सो MgCl2, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है, गैस है तो हाइड्रोजन गैस H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंसिंग देख लो, यहाँ पे Mg1 है बेटा, इधर भी Mg1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, सो 2 लगा देंगे, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोराइड 2 है, सो बैलेंस हो गया। ये दोबारा चेक करो, मैग्नीशियम दोनों जगह सेम है 1 1, हाइड्रोजन इधर भी 2, इधर भी 2, क्लोरीन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 9th क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक कुछ एक्सपोज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस या एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे एक्सोथर्मिक होते हैं। एंड ऐसे रिएक्शन बच्चे जिसमें हमारी हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो हमारे एंडोथर्मिक होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम इसको। केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इज प्रोड्यूस अलोंग विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो इट मेक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली एंडोथर्मिक की बात करें तो केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे शायद एग्जाम्पल नहीं सही है, a chemical reaction in which a large amount of heat or energy is absorbed, it is called an
एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑन हीटिंग, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने बहुत सारी हीट दी है एंड उसने वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर ले, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो आगे देखो, अब नेक्स्ट है बेटा, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, हमारी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? अगर हम डिटेल में जाएं तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या जनरेट होता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बच्चे एनर्जी जनरेट होती है। सो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? For the survival of life, we require energy. We obtain this energy from the food we eat. The food molecules through the process of digestion is broken down. ये जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये 5th चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, उसमें हम बहुत डिटेल में अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्या होता है भाई रेस्पिरेशन के प्रोसेस में? जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेशन हमारा होता है, वो ब्रेक डाउन होती है मॉलिक्यूल्स में, मतलब ग्लूकोज में वो ब्रेक डाउन होता है। These substances come in contact with the oxygen present in our body cells to form carbon dioxide and water along with a certain amount of energy. That is the respiration process. अब यहाँ पे क्योंकि भैया हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, since the energy is in the form of heat that maintains our body temperature, or we can simply say since energy is produced, respiration is considered to be an exothermic reaction. और ये हमारी पूरी इक्वेशन होती है। इफ यू वांट तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। ये क्या है? दिस इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अरे, एंड एनर्जी। सो एनर्जी हियर इज प्रोड्यूस्ड। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। We have 11th question. Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equations for these reactions. अब सिंपल सी बात है भाई, कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है? A plus B gives out AB and decomposition में क्या होता है? AB gives A plus B। तो दिख रहा है ना उल्टा, यहाँ पे दो चीजें थी अलग अलग कंबाइन हुई एक बन गई, इधर एक चीज थी दो चीज में डिवाइड होगी, दो या दो से ज्यादा, यहाँ भी दो या दो से ज्यादा, बट यहाँ पे ऑपोजिट चीजें हो रही है, इसीलिए इन रिएक्शन को एक दूसरे का ऑपोजिट बोलते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? Combination reaction is said to be the reaction between two or more molecules to form a large molecule, whereas decomposition reaction is defined as the splitting of large molecules into two or more smaller molecules. This specially explains that the decomposition reaction is opposite of the combination reaction. और दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है ZnCO3 डिवाइड हो गया ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड CaCO3 हमारा एनर्जी के साथ मिलके हमारा बना CaO प्लस CO2। तो ये दोनों ही हमारे क्या है? किसके है? डिकम्पोजिशन के, क्योंकि यहाँ पे एक चीज थी दो में स्प्लिट हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एनर्जी नहीं भी लिखोगे देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क। कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिकली यहाँ पे एनर्जी लिखने का मतलब है क्योंकि हम इसको हीट करते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप एरो के ऊपर ऐसे ट्रायंगल बना दोगे, दिस इज ऑल्सो अ वे टू रिप्रेजेंट कि भाई इस चीज को हीट किया गया है, and then it breaks down into calcium oxide plus oxygen, sorry carbon dioxide। ठीक है, डन, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। जब बच्चे हमने टॉपिक किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें हमने छोटा सा एक सब टॉपिक किया था कि इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे थर्मल वाला, अगर जो रिएक्शन हो रहा है वो हीट में हो रहा है तो हमारा वो थर्मल कहलाता था, जो लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में है वो फोटोकेमिकल वाला कहलाता था, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस से हमने वाटर का देखा था इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है। सो सबके आपको एग्जाम्पल देने हैं। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर हीट इज सप्लाइड, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उसका ये हो जाएगा जो हम बार बार कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाएगा। देन रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वाटर से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। सिमिलरली लास्ट हमारा है डिकम्पोजिशन, जिसमें हमारा
लाइट यूज होता है, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन, या इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, जिसमें H2O2 डिवाइड हुआ है हमारा H2O प्लस O2 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। सो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक एलिमेंट है और दो एलिमेंट, दो चीजें साथ में है। सो अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो बी को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब बी की जगह खुद आ जाएगा और इसको खाली कर देगा। मतलब ए अकेला था, बी सी के साथ था, अब ए सी के साथ हो गया, बी अकेला हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट, सो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चे, ए बी के साथ है, बी सी के साथ है। जब रिएक्शन हुआ तो ए हमारा, सॉरी, ए बी के साथ है और सी डी के साथ है। ठीक है, सो जब रिएक्शन हुआ तो ए हमारा सी के साथ आ गया एंड बी हमारा डी के साथ आ गया, मतलब पेयर्स चेंज हो गए इसमें। सो ये हमारा होता है एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। सो अब आपको दोनों में फर्क पता चल गया होगा। अब इसको फॉर्म कैसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, वही बात आ जाती है कि पता तो है, रीजन तो पता है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे। सो यहाँ पे इसलिए मैं बोर्ड से बिल्कुल बाहर निकल जाती हूँ कि इफ यू वांट टू कॉपी, आप इसको अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, सो आई रीड इट फॉर यू वंस। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन when a more reactive substance, अगर ये ज्यादा reactive है, displaces a less reactive one from its salt solution, whereas a double displacement reaction is the one where a mutual exchange of ion, mutually exchange हो या partners, so happens between two compounds. In a displacement reaction only a single displacement take place, whereas in double displacement reaction, as the name suggests, दो displacements होती हैं, so two displacements take place between the मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चे, अब इसके एग्जांपल्स देने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है मैग्नीशियम अगर HCl के साथ करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ आ गया और हाइड्रोजन को अकेला छोड़ दिया। सेम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ था, या ये तो अभी हमको एक करके भी आए हैं, है ना। बेरियम आयोडाइड के साथ था, जब रिएक्शन हुआ तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ आ गया और बेरियम ब्रोमाइड के साथ आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यहाँ पे क्या करा है बेटा, कॉपर का रिएक्शन कराया है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इससे होगा क्या, अब कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, सो वो क्या करेगा, सिल्वर की जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। सो क्या होगा, कॉपर आ गया हमारा नाइट्रेट के साथ, तो ये बन गया कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर हमारा अकेला हो गया। सो इससे हमें यहाँ से सिल्वर मिल गया। ठीक है, सो इस तरीके से इसका रिएक्शन होगा Cu प्लस, पढ़ लेना, कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव कॉपर नाइट्रेट बन गया एंड सिल्वर अकेला हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव 15th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। सो आपको पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, कभी कभी जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो सब्सटेंस बन के आता है वो इनसॉल्यूबल होता है, तो वो सॉलिड स्टेट में नीचे जाके छोटा छोटा सा इकट्ठा हो जाता है व्हाइट कलर में, कभी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, कभी येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, तो उसमें उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसे लिखेंगे इसको, अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, पहले हमने बता दिया भाई प्रेसिपिटेट होता क्या है, अ रिएक्शन इन विच एनी इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स विद बेरियम क्लोराइड, हमें पता है जब भी, अब बहुत जगह आ चुका है, जब भी बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट हमेशा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। सो इन दिस रिएक्शन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, सो इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 16th क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। सो ऑक्सीडेशन, वर्ड ही ऑक्सी है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड रिडक्शन यहाँ पे होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो वी कैन राइट ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल CO2, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल जितने भी ऑक्सीडेशन के हैं,
CO2 प्लस H2 ने रिएक्शन किया तो CO प्लस H2O आ गया हमारे पास। सिमिलरली कॉपर का ऑक्साइड से कराया तो कॉपर ऑक्साइड आ गया। देन इन दिस रिएक्शन H2 इज, ये सारा वो पढ़ लेना क्या लिखा हुआ, यही बताया हुआ है कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और सेकंड वाले में कौन, यहाँ पे देखो कॉपर था हमारा, कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब ये हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पे H2O बन गया, वाटर बन गया, मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्साइड हो गया। सो वी राइट हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन में और इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। सो H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O एंड इन इक्वेशन 2 कॉपर इज ऑक्साइड टू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। बी पार्ट में अभी हमने ऑक्सीडेशन की बात कर ली, तो रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए था हमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ, बेटर वर्ड रहता। ये वैसे इसकी पूरी डेफिनेशन है, ये गलत नहीं लिखा हुआ, बट क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन का नहीं पूछा, सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन में आपको बोला है इन टर्म्स विद, यहाँ पे देखो ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के बेसिस पे हमें बताना है, ये लिखा सही हुआ बट यहाँ पे हमें सिर्फ ऑक्सीजन के बेसिस पे बताना है। तो रिडक्शन हमारा होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल एक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो ZNO ने रिएक्ट किया C के साथ तो हमें जिंक अलग हो गया, जिंक प्लस Cu मिला, तो आपके पास जिंक ऑक्साइड था वो जिंक बन गया है, तो ZNO इज रिड्यूस टू जिंक। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड हमारा इसमें कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, अब कौन सा एलिमेंट है ये हमें नहीं बताया, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको आपने एयर में हीट किया तो जो आपको सब्सटेंस मिला वो ब्लैक कलर का मिला, और जो पहले सब्सटेंस था वो ब्राउन कलर का था, शाइनी था मटेरियल। कौन सा ऐसा होता है, हमारे पास कॉपर होता है। कॉपर जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर एंड हमारा कॉपर एक शाइनी ब्राउन मटेरियल होता है। सो द ब्राउन कलर एलिमेंट X इज कॉपर, ऑन हीटिंग इट इन एयर इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। तो इक्वेशन उसकी होगी कॉपर प्लस O2 गिव्स आउट CO, ठीक है। यहाँ पे आप सोचोगे मैम इधर 2 लिखा है 2 लिखा है, सिंपली इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा हुआ है, ठीक है। चल आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। 18th क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जितनी भी लोहे की चीजें होती है उस पर पेंट क्यों किया जाता है बेटा, ताकि विद टाइम जो आयरन है वो जो हमारा मॉइस्चर में ऑक्सीजन वगैरह है उसके साथ रिएक्शन करके रस्ट ना फॉर्म करे, तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको पेंट करते हैं। So iron articles are painted to prevent them from rusting. When left unpainted, the metal surface comes in contact with the atmospheric oxygen and in the presence of moisture, it forms, क्या फॉर्म कर लेता है, आयरन ऑक्साइड, मतलब रस्ट बना लेता है। बट इफ पेंटेड द सर्फेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर, दस प्रिवेंट्स रस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 19th क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। अब जो हमारी ऑयल और फैट वाली चीजें हैं अगर उसमें नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो वहां पे रेंसिडिटी हो जाती है, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए अगेन उसका रिएक्शन एयर से कम करने के लिए उसमें नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ flushing nitrogen into food packets thus that contains oil and food item is to prevent rancidity, which occurs when the oil or fat react with the oxygen, letting out an unpleasant smell and taste. Thereby by flushing nitrogen an unreactive surrounding is created, thus preventing रेंसिडिटी, ठीक है। तो वहां पे पेंट किया था रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लश किया है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। 20th विच इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। सबसे पहले कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, स्लो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शंस होते हैं एंड स्लोली वो चीज खराब होने लगती है, दैट इज कोरोजन। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास, रस्टिंग। सो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैस एटसेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन, एंड एग्जांपल हो सकता है रस्टिंग।
देन वी हैव रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेटा? रेंसिडिटी क्या होता है वैसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे हम वो देख रहे थे अभी नाइट्रोजन फ्लश करते हैं, होता क्या है, जो ये ऑयल और फैट वाली चीज़ें होती हैं, अगेन वो जब एयर के कॉन्टैक्ट में आती है रिएक्शंस करती हैं, एंड देन जो खाना होता है उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, इसीलिए उसमें हम नाइट्रोजन फ्लश करते हैं एंड उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। सो द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स। नाउ इफ मिल्क इज लेफ्ट आउटसाइड इन समर इट गेट्स सॉर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सो विद दिस बच्चे हमारे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इन बिटवीन हम पहले ही कर चुके हैं, नोट्स डिस्कस कर चुके हैं। आई रियली होप कि अब आपको ये चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, अब आपको ये चैप्टर इजी लग रहा होगा। बाकी जो हमारी बैलेंसिंग वगैरह है उसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट ब्रशअप होगा, शार्प होगा, ठीक है। नाउ आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन के हम साइंस का कौन सा चैप्टर करें, बिकॉज यूजली स्कूल्स में फर्स्ट के बाद सेकेंड चैप्टर साथ ही ले लेते हैं, बट कहीं कहीं पे बायो या फिजिक्स का एक चैप्टर ले लेते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि व्हिच शुड बी आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।